अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज कई महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने वाले हैं, लेकिन 3 बड़ी खबरें क्या होंगी महाभारत में, सबसे पहले आपको ये बता देती हूं। पिछले हफ्ते नेपाल में जो हुआ उसे दुनिया के हर देश ने देखा। बड़ी बड़ी इमारतों को खंडहर में बदल दिया गया। हर तरफ सिर्फ आग दिख रही थी, लेकिन एशिया की ये आग पहले यूरोप में, पहले फ्रांस पहुंची, फ्रांस की सड़कों पर दिखी और अब ये बवाल यूके तक पहुंच गया है, जहां लंदन में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आक्रोश दिखाया और अपनी मांगे रखी। साथ ही यूके में हंगामा सरकार के खिलाफ था, तो भारत में नाराजगी क्रिकेट मैच को लेकर दिखी। भारत जहां क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है, उसी भारत में धर्म पूछकर मारने वालों के साथ मैच खेलने को लेकर आक्रोश है। इस मांग को लेकर देश के लोग 2 धड़ों में बढ़ गए हैं। कुछ लोग इसे पहलगाम हमले में मारे गए 26 भारतीयों का अपमान बता रहे हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान को हर मैदान पर मात देने और एक बार फिर सबक सिखाने की बात कहकर मैच खेलने को सपोर्ट कर रहे हैं। बात बिहार की भी करेंगे, क्योंकि बिहार में योगी आदित्यनाथ का जलवा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, हर जगह योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। दरअसल बिहार में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम का भी नाम शामिल है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। महाभारत में हम बात यूके में हुए हंगामे की भी करेंगे, क्योंकि लगातार वहां पर प्रदर्शन जो पिछले दिनों देखने को मिला वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। हंगामा ऐसा बढ़ता जा रहा है कि वहां पर प्रशासन को लोगों को रोकने में हाथ पांव फूल गए हैं। लोगों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है और इस बीच आपको तस्वीर यूके की दिखा देते हैं कि आखिर लंदन में गदर मचा क्यों है। काठमांडू से लेकर लंदन तक बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर भीड़ है और भीड़ ने हंगामा काट रखा है। हर तरफ सिर्फ आग दिख रही है। आखिर क्यों फैली है एशिया से लेकर यूरोप के लोगों में नाराजगी, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल, फ्रांस के बाद लंदन में कोहराम। लंदन के इतिहास का सबसे बड़ा बवाल। सड़कों पर उतरी लाखों की भीड़। बांग्लादेश, नेपाल और अब यूके, हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग उतरे और हिंसा हुई। मकसद सरकार को बदलना। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ फेंका। नेपाल में भी पिछले दिनों केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हो गया। अब लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। नेपाल से लेकर फ्रांस तक सड़कों पर गुस्सा देखा और अब लंदन की सड़कों पर वही तस्वीर। यूनाइटेड किंगडम रैली में ब्रिटेन की राजनीति में तूफान ला दिया। हजारों लाखों लोग ब्रिटेन का संघीय ध्वज और इंग्लैंड का सेंट जॉर्ज क्रॉस लेकर सड़क पर उतर आए। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मागा की टोपी पहनकर आए और सीधा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर निशाना साधा। भारी बारिश के बावजूद लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर चार्ली किर्क के सम्मान में हजारों लोग उमड़ पड़े। कई लोगों ने मागा टोपी पहन रखी थी और ब्रिटिश व अमेरिकी झंडे लपेटे हुए थे। चार्ली किर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी थे, जिनकी वैली स्थित यूटा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लंदन की सड़कों पर जब हजारों लोग हाथों में झंडे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नजर आए, तो नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन की यादें ताजा हो गईं। ऐसा विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। लंदन की सड़कों पर लोग यूनाइटेड किंगडम रैली के लिए एकजुट हुए थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में सड़कें पट गईं। इस विरोध प्रदर्शन को जाने माने कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इस विरोध प्रदर्शन में वो लोग शामिल हुए जो खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ये रैली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति निराशा, खासकर आवर्जन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी।
पुलिस के मुताबिक लंदन की रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया। हालांकि उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। ये रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुई, जिसमें 5000 के करीब लोग शामिल हुए। इस दौरान हिंसक झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को दिन भर काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीएम कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी। लंदन में हुए विरोध प्रदर्शन में लोगों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को घर जाने यानी कुर्सी छोड़ने को कहा। नेपाल और बांग्लादेश में भी हमें यही देखने को मिला था। लंदन में टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में ये विरोध मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल के बाहर से शुरू हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और रेड व्हाइट सेंट और जॉर्ज क्रॉस झंडे लहराए। रैली में कई अमेरिकी और इजरायली झंडे लहराते दिखे। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ घर भेजो वाले पोस्टर दिखाए। काठमांडू की सड़कों पर जब हजारों नेपाली युवा हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर उतरे तो सरकार की नींव हिल गई। 3 दिन के विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। नेपाल से पहले बांग्लादेश में भी लोगों के विरोध प्रदर्शन ने मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंका था। अगस्त 2024 में ढाका में सबसे पहले युवा, मुख्य रूप से छात्र, विवादास्पद सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, जो जल्द ही राष्ट्रव्यापी विरोध में बदल गया। पूरी सरकार की नींव हिल गई थी। उससे पहले श्रीलंका में मार्च से जुलाई 2022 तक जन आंदोलन परिणाम स्वरूप गोटाबाया राजपक्षे शासन को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। नेपाल, बांग्लादेश और अब ब्रिटेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेजी से उभरे हैं, जिनमें आम जनता, खासकर युवा, सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नेपाल से फ्रांस और अब ब्रिटेन। सवाल यही कि क्या ये यूरोप में नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है? क्या ये रैली ब्रिटेन की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट बनेगी? लंदन की इन तस्वीरों ने सिर्फ ब्रिटेन नहीं, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रही हूं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन बॉर्डर से शुरू हुआ विवाद पोलैंड और रोमानिया तक जा पहुंचा है। पोलैंड में फाइटर जेट्स तैनात है तो रोमानिया ने भी हर स्तर पर अपनी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ गई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन अलर्ट। पोलैंड ने तैनात किए फाइटर जेट्स। रोमानिया ने भी उतारा फाइटर जेट। यूरोप में हालात फिर बिगड़ रहे हैं। रूस के ड्रोन अटैक ने पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। पोलैंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हवाई हमले का अलर्ट बजा। वहीं रोमानिया ने तुरंत फाइटर जेट हवा में उतार दिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच यूरोप में फिर से तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए पोलैंड ने भी पोलिश और सहयोगी विमानों को तैनात कर दिया और पूर्वी शहर ल्यूबलिन में एक एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया। इससे महज 3 दिन पहले ही पोलैंड ने अपने नाटो सहयोगियों के विमानों की मदद से अपने एयर स्पेस में रूसी ड्रोनों को मार गिराया था। वहीं बुखारेस्ट में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को रोमानिया ने उस पर अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए, जब उसकी सीमा के पास यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले के दौरान एक ड्रोन देश के एयर स्पेस में घुस आया था। यूक्रेन के पड़ोसी इलाकों में ड्रोन हमले के खतरों के चलते शनिवार को पोलैंड के एयर स्पेस में एक प्रिवेंटिव ऑपरेशन के तहत पोलिश और सहयोगी विमानों को तैनात किया गया और पूर्वी पोलैंड के शहर ल्यूबलिन में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। उसकी ओर से यह अलर्ट बुधवार को कई रूसी ड्रोनों के पोलैंड के क्षेत्र में घुसने के बाद जारी किया गया, जिसके बाद नाटो ने उन्हें मार गिराने के लिए फाइटर जेट भेजे
और यूक्रेन में रूस के 3 साल में सबसे ज्यादा लंबे समय से चल रहे युद्ध के बढ़ने की आशंका बढ़ गई। हवाई हमले के सायरन भी एक्टिव कर दिए गए। पोलिश सेना की ऑपरेशनल कमांड ने शनिवार दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जमीनी वायु रक्षा और टोही प्रणालियां हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। इसमें जोर देकर बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ सुरक्षा को देखते हुए की गई है और इनका मकसद पोलैंड के एयर स्पेस की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना है। इसने पोलैंड की सीमा से लगे यूक्रेन के क्षेत्रों में ड्रोन हमलों के खतरे का हवाला दिया, लेकिन तुरंत कोई जानकारी नहीं दी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यह भी पोस्ट किया कि यूक्रेन के आसपास के इलाकों में रूसी ड्रोनों के खतरे को देखते हुए पोलिश एयर स्पेस में प्रिवेंटिव एयर ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। पोलिश एयर नेविगेशन सर्विसेज एजेंसी ने कहा कि ल्यूबलिन एयरपोर्ट को सैन्य विमानन गतिविधियों को देखते हुए हवाई यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि ये रोक कब तक जारी रहेगी, ये सवाल है। रूस यूक्रेन जंग अब यूरोप के और देशों को भी अपनी चपेट में लेती दिख रही है। पोलैंड और रोमानिया की ये तैयारी इस बात का सबूत है कि हालात बेहद नाजुक हैं और आने वाले समय में यूरोप का आसमान और ज्यादा बार अलर्ट सायरन से गूंज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इजराइल हमास युद्ध के लगभग 1-2 साल बाद भी इजराइल का गाजा पर भीषण हमला लगातार जारी है, जो गाजा शहर को युद्ध क्षेत्र बनाता जा रहा है। मात्र 18 घंटे में एक एयर स्ट्राइक में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसने गाजा के लोगों में इजराइल के लिए नफरत और बढ़ा दी है। इजराइल का भीषण हमला। अब गाजा पर होगा कब्जा। हमास का वजूद खत्म कर देगा इजराइल। एटमी लैब पर हमला, यूरोप तक कैसे खतरा। गाजा एक बार फिर खून और खौफ से दहल गया। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने गाजा सिटी को मलबे के ढेर में बदल दिया। 700 से ज्यादा दिनों से इजरायली सेना गाजा पर कहर बनकर टूट रही है। हमास के सफाई में जुटी है। साथ-साथ फिलिस्तीनियों को अंदर खाने आदेश दे दिया गया है कि गाजा खाली कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा, ऐसा नेतन्याहू कह रहे हैं। मात्र 18 घंटे में इजरायली सेना ने एक ही हवाई हमले में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। इनमें से 14 एक ही परिवार के हैं। गाजा सिटी फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और 23 महीने से ज्यादा की लड़ाई में इजरायली सेना उस पर कब्जा नहीं कर पाई है। हमास के गढ़ गाजा में लाखों लोग मौजूद हैं। इजरायली सेना के तमाम प्रयास के बावजूद ये लोग शहर नहीं छोड़ रहे हैं। संकेत है कि बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी यहीं पर कैद हैं। जबकि दूसरी तरफ इजराइल के पूर्व चीफ हर्जी हलेवी ने चौंकाने वाला दावा किया है कि 708 दिन की जंग में 2 लाख से अधिक फिलिस्तीनी मारे या घायल हुए हैं। हलेवी ने साफ कहा है कि गाजा की 22 लाख आबादी में से 10% से अधिक लोग सीधे तौर पर इस संघर्ष की चपेट में आए हैं। ये आंकड़ा गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से काफी मेल खाता है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा सिटी पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इस दौरान कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त किया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास की तरफ से निगरानी उपकरण लगाने के लिए किया जा रहा था। शनिवार को भी सेना ने दावा किया कि उसने गाजा सिटी के एक और ऊंचे भवन को निशाना बनाया, जो हमास के उपयोग में था। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है। लगातार हो रहे स्ट्राइक ने गाजा सिटी की स्थिति और गंभीर कर दी है। मानवीय संकट गहराता जा रहा है और आम लोगों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू वेस्ट बैंक को कब्जे में लेने के लिए तैयार हैं, जबकि हमास के नेता भी हार मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल है कि कब थमेगा ये खून खराबा।
और क्या इस जंग का अंत कभी होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों की ओर करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। 7 मई की रात भारतीय सेना ने सरहद पार जमकर तबाही मचाई थी, जिसके निशान अभी तक पाकिस्तान की सरजमीं पर मौजूद हैं। लेकिन भारत के हमलों में तबाह हुए उन सभी आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान की जनता के पैसे से एक बार फिर से वहां की सरकार, वहां की सेना के मुखिया आबाद करने की जुगत में है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कैसे जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बार फिर से इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसी तरह से बुलडोजर घूम रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद अब पाकिस्तान के खाते में चंद कौड़ियां आई हैं। जेसीबी में तेल भराया गया है और उसे लगा दिया गया है मुरीदके से मलबा हटाने में। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां आतंकी संगठनों के सरगना तकरीरें दिया करते थे। दहशतगर्दों की ब्रिगेड तैयार होती थी, सुसाइड बॉम्बर्स का ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इस इमारत को जमींदोज कर दिया। जो पैसे जेसीबी के डीजल पर खर्च किए जा रहे हैं, वो मिले तो थे पाकिस्तान की आवाम को राहत के लिए, लेकिन बेचैन मुनीर ने इस पूरे फंड को दहशतगर्दी प्लान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। बाढ़ से तबाह पाकिस्तान की आवाम को राहत के नाम पर राशन का एक पैकेट भी नहीं मिला। लाखों लोग अब भी बेघर हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस आवाम की जगह पाकिस्तानी दहशतगर्दों को फिर से बसाने पर है। बीते कई महीनों से मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ अलग अलग देशों में जाकर आतंकियों के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुटे हैं। पहले चीन में मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपनी झोली फैलाई, फिर अमेरिका गए मुल्ला मुनीर ने हवाई यात्रा पर करोड़ों फूके। हद तो तब हो गई जब मजहब के नाम पर कटोरा शरीफ ने कतर से भी फंड के लिए गुहार लगानी शुरू कर दी। चीन ने सीपीईसी के नाम पर पाक के खाते में चंद रुपए ट्रांसफर जरूर किए, लेकिन इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की दहशतगर्दी वाली भूख मिटी नहीं। और फिर मजहबी मुनीर और शरारती शरीफ ने अपने ही आवाम का पेट काट कर आतंकियों का खाता भरना शुरू कर दिया। आतंकियों की ट्रेनिंग बीते कुछ महीनों से बंद थी, हथियारों की सप्लाई रुक गई थी, दहशतगर्द लगातार फंड की डिमांड कर रहे थे, और तभी पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का कहर टूट पड़ा। अब से तकरीबन 1 हफ्ते पहले शहबाज के खासम खास ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को वरदान बताते हुए कहा था, पाकिस्तान के लोगों के पास ये शानदार मौका है, पानी को बाल्टियों और डब्बों में स्टोर कर लें और बाद में काम में ले लें। बाढ़ को लोग खराबी की तरह ना देखें, बल्कि रहमत की तरह से लें। और इसी के बाद मुल्ला मुनीर ने आपदा में दहशतगर्दी का वो अवसर देखा, जिसके बाद एक बार फिर टेरर को ऑक्सीजन देने की कोशिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुरीदके स्थित अपने मुख्यालय को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के नाम पर लश्कर लोगों से मदद ले रहा है, साथ ही उसे पाकिस्तानी सरकार से भी बाढ़ राहत फंड के नाम पर मदद मिल रही है। पाकिस्तान के आतंकी गुटों का ये पुराना पैटर्न है। पीओके में भूकंप के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा ने मानवीय अपीलों के जरिए अरबों पाकिस्तानी रुपए जुटाए थे, जिसका इस्तेमाल आतंक की ट्रेनिंग में हुआ। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। मजहब की नींव पर खड़ा पाकिस्तान आवाम की हक का पाई पाई आतंकी कैंप और आतंकी सरगनाओं के ऐशो आराम पर ही उड़ाता आया है। और एक बार फिर सरहद पार दहशतगर्दी वाले इसी प्लान को एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को भी जानता है कि इस बार उन कैंपों का इस्तेमाल अगर भारत के खिलाफ हुआ तो अंजाम और भी बुरा होगा। और इस बार अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की हिमाकत की तो दुनिया के किसी भी देश की फंडिंग उसके इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एक तरफ भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच भारत पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर जनता में उत्साह चरम पर होता था और हर भारतीय की जुबान पर बस यही दुआ होती थी कि भारत पाकिस्तान को क्रिकेट के पिच पर भी बड़ी मात दे दे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें बड़ा अंतर आ गया है और अब इसी मुकाबले के खिलाफ देश के बड़े हिस्से में प्रदर्शन देखा जा रहा है। क्या कहना है आम जनता का और कैसे मिली जुली प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है? कौन है वो लोग जो इस मैच का विरोध कर रहे हैं, कौन है लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब से थोड़ी देर बाद दुबई में क्रिकेट के वॉर जोन का सबसे जबरदस्त बैटल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सरहद के दोनों तरफ सरगर्मियां तेज हैं। सट्टा बाजार और क्रिकेट एक्सपर्ट मानते हैं कि मैच में भारत की जीत पक्की है, मतलब एक बार फिर पाकिस्तान की हार तय है। लेकिन इस बार भारत पाक मुकाबले का रोमांच मीटर ठंडा पड़ चुका है। स्टेडियम के बाहर फैंस का अकाल है। क्रिकेटर सुबह से ही नेट पर पसीना बहा रहे हैं। डगआउट में रणनीति बन रही है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच को लेकर इस बार उत्साह का ग्राफ नीचा और आक्रोश का ग्राफ हाई है। बीते कुछ दिनों से शहर शहर इस मुकाबले को लेकर प्रदर्शन जारी है। कहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पुतले फूंके जा रहे हैं, तो कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वजह है पहलगाम हमला, जिसमें 26 निर्दोष भारतीयों की दहशतगर्दों ने जान ले ली थी। देश का एक बड़ा तबका मानता है कि भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। जिस देश के लिए अब भारत पानी और खून एक साथ बहाने के लिए तैयार नहीं है, वहां क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को लेकर नाराजगी भी है और आक्रोश भी। अब मैच हो रहा है बीसीसीआई और क्रिकेटर्स को, अब मैं कुछ क्या ही बोलूं, कुछ घंटों बाद ही तो मैच है। मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए लोगों से बोल सकती हूँ, हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनसे बोल सकती हूँ, बायकॉट करें इस मैच को, ना देखें इस मैच को। अगर आप इस मैच को नहीं देखेंगे, व्यूअरशिप नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद उनको समझ में आएगी कि उनका देश कितना गुस्से में है उनसे। वहीं तमाम विपक्षी दल इस मुकाबले को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और सवाल वही कि क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलना जरूरी है। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को मार दिया गया, हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए गए। अभी तो उनके आंखों के आंसू भी खुशक नहीं हुए थे कि हम एक मैच खेल लें उनसे, फ्रेंडली मैच हमारे हो जाए, किसी भी, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो। क्या ये बात जायज है? इन सब के बीच भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर सियासत भी जारी है। महाराष्ट्र में आज शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर हाथ मिलाते हैं, टॉस उड़ाते हैं। हम कैसे उनके खून से सने हुए हाथों को अपने हाथों में मिलाएंगे? कैसे उन माताओं बहनों को न्याय मिलेगा जिनके आंसू आज भी सूखे हुए नहीं है, जिनके आज भी पतियों के चिता की आग ठंडी नहीं हुई? क्या सरकार को शर्म नहीं आती? क्या बीसीसीआई को शर्म नहीं आती? अरे बीसीसीआई को अगर पैसा कमाना है, उसको 2 रुपया चाहिए, तो हम चंदा दे रहे हैं उनको, हम उनको 1-1 रुपया 2-2 रुपया पूरे देश से भीख मांग के देंगे, लेकिन कम से कम हमारे देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो। ये आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, वो क्या ना कहता हूँ। इतना ही नहीं, कई क्रिकेट प्रशंसक भी इस मुकाबले को लेकर नाराज हैं। देश के अलग अलग हिस्से से क्रिकेट प्रेमियों ने पहले ही मैच के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की मैच है, जैसा कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने बोला था कि खून और नदी का पानी एक साथ नहीं बह सकता, उस तरीके से आज इंडिया और पाकिस्तान का जो भी मैच है वो बॉयकॉट रहना चाहिए। वो मैच ऐसे होना ही नहीं चाहिए। जैसे पहलगांव में जो अटैक हुआ था, उस तरह से देखना जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हम लोग बॉयकॉट कर दें। बहरहाल अब से कुछ घंटों के बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा और 140 करोड़ देशवासियों का गुस्सा समेटे टीम 11 पाकिस्तान को मात देने के लिए मैदान पर उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बढ़ते आगे बात बिहार की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसी भी मंच पर मौजूदगी जीत की 100% गारंटी है। ऐसा हम नहीं, बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट बता रही है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने यह सूची जारी कर दी है और लिस्ट में सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्यों खास है यह लिस्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन बिहार, बीजेपी का प्लान तैयार। जहां योगी का प्रचार, वहां जीत की गारंटी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी जा रही है। बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है, सूबे में हर एक सीट पर समीकरण फिट किया जाए। लिहाजा चुनाव प्रचार में भी बीजेपी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करेगी जो उसे जाति विशेष का वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही बीजेपी ने इस बार बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी प्रचार की अहम जिम्मेदारी दी है। चुनावी रणनीति के तहत बिहार के सभी जिलों में 52 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तालमेल मजबूत हो सके। भीड़ को खींचने के लिए मनोज तिवारी भी मैदान में होंगे। लेकिन अब जरा ये समझिए कि योगी को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे योगी का वो रिकॉर्ड है। योगी ने चुनाव में जब जब प्रचार की कमान संभाली तब तब उनका स्ट्राइक रेट गजब का रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो उनका स्ट्राइक रेट करीब 90% तक रहा। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें उन्हें 4 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 100% का रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 23 उम्मीदवारों के लिए योगी ने प्रचार किया, जिसमें 20 पर बीजेपी को जीत मिली, इसमें भी स्ट्राइक रेट 95% रहा। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 13 पर जीत मिली और स्ट्राइक रेट 70% के करीब था। वहीं झारखंड चुनाव, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वहां भी योगी का स्ट्राइक रेट बाकियों से ज्यादा था। झारखंड के 13 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 5 पर जीत मिली, यानी योगी का स्ट्राइक रेट यहां भी 40% के करीब था। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान योगी ने 9 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 7 पर जीत मिली, यानी यहाँ योगी का स्ट्राइक रेट 80% के करीब था। बिहार की सियासत में अब योगी फैक्टर एंट्री कर चुका है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का दांव इस बार भी बड़े चेहरों और भीड़ जुटाने पर है। अब देखना है कि बिहार की जनता किसे चुनती है, लेकिन योगी की एंट्री और स्ट्राइक रेट ने विपक्षी खेमे में खलबली जरूर मचा दी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होंगे। वहीं दूसरी ओर इस लिस्ट से बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं उनमें खलबली जरूर मच गई है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। उनके मुख्यमंत्री बनने से लेकर कांग्रेस से उनके रिश्तों पर भी कई सवाल किए गए हैं। क्या इसके जवाब दिया है और क्या सवाल किए गए, मुख्यमंत्री बनने पर तेजस्वी का क्या कहना है, देखिए रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव बातचीत। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी जी, मधुबनी आए हैं और मैं उसी सवाल से शुरू करता हूं जिस योजना को लेकर आप आए थे, माए बहन योजना। हालांकि नीतीश सरकार भी 10,000 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है और उनका दावा है कि महिला वोट बैंक तो उनके साथ है। देखिए, एक साफ तौर पे हम अपना विजन बता रहे हैं और उसी विजन का जो है ये लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यानी ये दिखाता है कि उनके पास कोई विजन नहीं है। अगर कोई विजन उनका खुद का है तो वो बताएं उनका क्या विजन है। हम तो बता रहे हैं हमारा क्या विजन है, लेकिन आप देखिएगा जो माई बहन मान योजना, यानी महीना में हम लोग 2,500 रुपया, सालाना 30,000 रुपया और 5 साल में 1.5 लाख रुपया, ये जो होगा आर्थिक न्याय के तौर पे होगा। नीतीश जी के फैसले में है कि चुनाव से पहले 10,000 रुपये देंगे और उसके बाद समीक्षा की जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये उधार देने के जैसा है और वसूल लेंगे ये लोग चुनाव के बाद। वो हम और बिहार की जनता अच्छे से समझते हैं। जब हमने बिजली फ्री की बात की, जब हमने पेंशन बढ़ाने की बात की, माई बहन योजना की बात की, तो ये जो कॉपी पेस्ट जो लोग कर रहे हैं, ये सवाल पूछते थे पैसा कहाँ से आएगा,
सरकार में बैठ के पैसा कहाँ से आएगा? अब ये बताएं कि कहाँ से आ रहा है? लेकिन माई बहन योजना से रिलेटेड ये कह रहे हैं कि आप योजना चला रहे हैं लेकिन माताओं महिलाओं का सम्मान कहाँ है? पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने को मुद्दा बना रहे हैं। जर्सी काव, हाइब्रिड बछड़ा, नीतीश जी को डीएनए का गाली, प्रसन्ना जो है रवन्ना 3000 के महिलाओं के साथ शोषण किया उनके प्रचार में। महिला पहलवान जब रो रही थी, उनका शोषण हुआ तो ये किनके साथ खड़े थे? मणिपुर में नंगी हमारी बहनों को नचाया जाता तो कहाँ खड़े थे? देखिए, माँ का सम्मान सबका। गए हैं मोदी जी 2 साल बाद, कितने साल हो गए? आसाम में भी शुरू हो गया, अब आसाम जा रहे हैं। आप एक बात समझिए कि माँ माँ होती है, सबकी माँ होती है और हम सब लोग का सम्मान करते हैं। माँ शब्द सुन के ही सुकून होता है। हमको विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने गालियाँ दी, माँ बहने की गाली दी, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। बोले बेशरम लोग हैं, जो गाली दे रहे हैं उनका मुंह गंदा होगा, इस पे ध्यान ही क्यों देना, मुद्दे की बात करेंगे। गाली देने वाले लोग गाली देते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी तब तक तो गलवान घाटी में इतने लोग शहीद हो गए और उसी चीनी राष्ट्रपति के साथ हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे और 5 दिन ब्रेक के बाद इंडिया आते रोने लग गए। आपने मुद्दों की बात कही, मुद्दा फिर है क्या? क्या वोट चोरी मुद्दा बन पाया है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहिए। 70 से 80 हज़ार करोड़ का हिसाब किताब नहीं दिया है, सीएजी की रिपोर्ट में है ये मामला। ये बालिका अग्निकांड वाले लोग हैं, सृजन घोटाले वाले लोग हैं, तो जनता करारा जवाब देगी। अपराध जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वोट चोरी कोई मुद्दा बन पाया? वोट चोरी का तो ऐसा हाल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए कहा कि आधार को 12th डॉक्यूमेंट बनाओ और 65 लाख लोगों का जो नाम काटा वो बताओ। तेजस्वी सरकार का मतलब क्या? आप चलते रहिए, बिल्कुल आप सब समर्थकों को वेट करते रहिए। तेजस्वी सरकार मतलब तेजस्वी यादव, जरा दिखाइए, समर्थक भी दिखाइए और लोगों में क्रेज है तेजस्वी जी को लेकर। क्रेज, ये क्रेज क्या कहता है? बदलाव चाहता है। तो तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री बिहार चाहता है, ना कि जुमलों की बारिश चाहता है। तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री, देखिए, सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बनना है बल्कि हमको बिहार बनाने का काम करना है। कांग्रेस राजी नहीं हो रही, राहुल गांधी अभी तक हाँ नहीं बोले हैं। जल्दी शुभ समाचार आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, आपका एक वायरल वीडियो हो रहा है डांस का, इसको लेकर भी कई लोग तंज कसते हैं। नौजवान हैं, चाहते हैं कि भाई हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके साथ भी जो है उनका सहयोग करें। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि आपके विधायक नाच गा रहे हैं, वो आपके राघोपुर में जा रहे हैं। हम तो उनसे 2 दिन पहले ही होके आए थे। खैर वो अलग बात है, जाए, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। और अब बात करेंगे दिशा पाटनी के घर पर हुए हमले की। मुंबई नहीं, बरेली में उनके घर पर हमला हुआ है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुए गोली कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में जैसे जैसे आगे रिपोर्ट बढ़ रही है, हर एक तस्वीर साफ होती जा रही है, गोलीकांड की परतें खुलती जा रही हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर कब और कैसे और किसने दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हमला किया। दिशा पाटनी के घर 2 बार चली गोली। दिशा को बनाया निशाना, मकसद था दहशत फैलाना। गोलीकांड में सबसे बड़ा खुलासा, अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हुई फायरिंग में लगातार नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही फायरिंग कांड की परतें खुलती जा रही हैं। लेकिन गोलीकांड में अब जो नया खुलासा हुआ, उसने सबको सन्न कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिशा के घर पर 25 घंटे में 2 बार फायरिंग हुई थी। पहले आरोपियों ने गुरुवार सुबह करीब 4 बजे ओल्ड पुलिस लाइन के बगल की कॉलोनी में 2 राउंड फायरिंग की थी। इसके बाद दिशा के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। बड़ी बात यह है कि दोनों घटनाओं में एक ही मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। दावा है कि पाटनी के पिता को देखकर आरोपियों ने फायरिंग की थी।
क्योंकि ये जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ से बहुत ही आसानी से जो थे हमलावर यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये जानकारी है यहाँ से बाइक से आते हैं, बाइक को यहाँ पर रोकते हैं, पहले रैकी करते हैं और यहाँ पर इस जगह पे स्पॉट पे खड़े होकर लगातार जो है ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके जो मार्क्स हैं आपको जो घर का जो पहला छज्जा फ्लोर उस पर आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि फोरेंसिक ने यहाँ से जो एविडेंस है वो एकत्रित किए हैं और इतना बताया जाता है कि 9 mm की बुलेट है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विदेशी पिस्टल भी हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद जो तमाम बातें साफ हो पाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि जो हमलावर जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है वो हमलावर किस रूट पे गए हैं, उनका रूट क्या है, उस बारे में पुलिस जो है इनपुट जुटाने में लगी है। और ये अभी मेरे पीछे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जैसे ही फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं हमलावर, तभी से दिशा पाटनी के परिवार को जो है यूपी पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 24 घंटे आपको पुलिस के जवान जो है घर के बाहर यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। दरअसल जगदीश पाटनी के पड़ोसी दिनेश टंडन ने रिपब्लिक भारत से ऑफ कैमरा बात की। बताया गुरुवार की सुबह 4:30 बजे के आसपास पाटनी के घर के बाहर हवाई फायरिंग हुई थी। उन्होंने कहा, मैं सुबह 6 बजे के आसपास घर से बाहर निकला तो मुझे मेरे घर के बाहर से 2 खाली खोखे मिले थे। बाइक चला रहे बदमाश ने हेलमेट लगाया हुआ था। दोनों घटनाओं में बदमाशों का टारगेट किसी को मारने का नहीं था, मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था। इसलिए सिर्फ गोली चलाने के पैटर्न में बदलाव हुआ। पहली बार हवा में गोलियां चलाई, दूसरे हमले में सीधे घर पर फायरिंग की गई। बरेली पुलिस की 6 टीमें पूरे मामले की जांच कर रही है। गोलीबारी के बाद दिशा के परिवार सहित पूरा इलाका दहशत में है। आरोपियों के नैनीताल भागने की आशंका जताई जा रही है। बरेली की सड़कों पर चली गोलियों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब बॉलीवुड सितारों का परिवार भी गैंगस्टरों की गोलियों से महफूज नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी के सामने पेश होंगी उर्वशी रौतेला। 16 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मिमी चक्रवर्ती को भी ईडी ने समन भेजा है। बेटिंग ऐप मामले में पूछताछ होगी। उर्वशी रौतेला सहित कई बॉलीवुड कलाकार हैं जिनके नाम बेटिंग ऐप मामले में सामने आए हैं और अब उनसे पूछताछ की तैयारी है, जिनमें सबसे बड़ा नाम उर्वशी रौतेला का भी शामिल है। इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी और ये तय हो गया है कि 16 सितंबर को ईडी के सामने उर्वशी रौतेला पेश होंगी, जिसमें बेटिंग ऐप मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। बेटिंग ऐप को प्रमोट करने और गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाने का इन लोगों पर आरोप है और यही वजह है कि अब इन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी कि कैसे ये बेटिंग ऐप के मालिक के संपर्क में आए थे, कैसे लोगों तक इन्होंने गलत जानकारी पहुंचाई है, क्यों इन्होंने उस ऐप को प्रमोट किया है। बेटिंग ऐप जो लोगों को लगातार जिसको लेकर परेशान खबरें की करने सामने आ रही हैं, उसको क्यों प्रमोट किया गया। और अब बात बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर काशी पहुंचे, काशी की बात अब गया जी भी पहुंच गए हैं, लेकिन काशी पहुंचने पर बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने मणिकर्णिका घाट पर साधना की। साधना के बाद बाबा ने गंगा स्नान किया और स्नान के बाद बाबा ने साफ कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। बागेश्वर की काल साधना, हिंदू राष्ट्र की कामना। अपने चिर परिचित अंदाज और अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर 2 दिनों तक काशी में रहे और सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पर अपने दादा गुरुजी के शवदाह स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पास स्थित सतवा बाबा आश्रम में काशी में वहां पर छत पर उन्होंने जल रही चिताओं के सामने बैठकर ध्यान लगाया। भोर में गंगा स्नान कर उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और दर्शन किया। वहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर काल साधना की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 22% हिंदू से अब केवल 2% बचे हैं, लेकिन वर्तमान समय में साधु संत और राष्ट्रहित में सोचने वाले लोग प्रखरता से सामने आ रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र हो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं।
2 दिनों तक काशी में रहने के बाद 3 दिवसीय दौरे पर गया जी पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत को नेपाल और बांग्लादेश की घटनाओं से सबक लेना चाहिए। भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद जरूरी है। देश को बचाना है, जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है, वैमनस्यता दूर करना बहुत जरूरी है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। वाराणसी की पावन धरती पर बागेश्वर सरकार की काल साधना, भक्ति, आध्यात्म और राष्ट्र धर्म का संदेश और गया जी से हिंदू राष्ट्र का सपना। अब देखने वाली बात यह है कि साधना से उठी ये पुकार कितनी दूर तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेपाल में अंतरिम सरकार का ऐलान हो गया है। प्रदर्शन में मारे गए परिजनों के लिए ऐलान किया गया है। परिजनों को 10-10 लाख सरकार देगी, कार्की सरकार, जिन्होंने अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाली है। अब उनकी ओर से ऐलान किया गया कि 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा मृतकों के परिजनों को। घायल हुए लोगों का इलाज भी सरकार फ्री में कराएगी। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों पर गोलीबारी हुई थी, कई लोगों की मौत भी हुई थी और यही वजह है कि अब उनके परिवार के लोगों को 10-10 लाख की मदद कार्की सरकार देगी। सुशीला कार्की, जो कि अंतरिम सरकार की मुखिया हैं और आज ये जानकारी थी कि अपने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बैठक भी करने वाली हैं, उससे पहले उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। घायल हुए लोगों को भी मदद की जाएगी और साथ ही उनका मुफ्त में इलाज कराए जाने का ऐलान कार्की सरकार की ओर से किया गया है। जम्मू में हिजबुल आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। जम्मू के पुंछ से 3 आतंकी समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। तारिक, रियाज और शफी को अरेस्ट किया गया है। संदिग्ध आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हिजबुल कमांडर्स के संपर्क में थे सभी आतंकी। जम्मू में हिजबुल आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें आपको कि जम्मू के पुंछ से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और इन सभी लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। पिछले कई दिनों से सेना का सीमा के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें तारिक, रियाज और शफी को अरेस्ट किया गया है। एक बार फिर आतंकी गिरफ्तार किए गए, उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। हथियारों के बारे में भी इनसे जानकारी जुटाने की तैयारी की जा रही है। बढ़ते आगे बात हापुड़ की करेंगे, जहां एक छोटे से पराठे के पैसे को लेकर विवाद हो गया। कैसे सड़क पर बड़े बवाल में बदल गया एक छोटे से पराठे का विवाद। जरा सी कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। छोटी सी बात पर बड़ा बवाल। पराठे के पैसे पर हाथापाई। मामूली विवाद, सड़क बनी रणभूमि। वीडियो देख आप सोच रहे होंगे कि अगर लड़ाई इतनी जबरदस्त हो रही है, थप्पड़ों और घूसों की बरसात हो रही है, तो बात जरूर बहुत बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें जनपद हापुड़ की हैं, जहां पराठे के पैसे के मामूली विवाद ने सड़क को अखाड़ा बना दिया। मामला मोदी नगर रोड का है, जहां पराठा बेचने वाले और खाने वाले ग्राहकों में पैसे को लेकर तकरार हो गई। शुरुआत में बात सिर्फ कहासुनी तक थी, लेकिन धीरे धीरे गुस्सा इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते बीच सड़क पर थप्पड़ और लात घूसे चलने लगे। आसपास खड़े लोग तमाशे का मजा ले रहे थे। कुछ ने बीच बराव करने की कोशिश की, तो कुछ ने ये पूरा घटनाक्रम मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वैसे तो ये घटना पुरानी बताई जा रही है, लेकिन जिस कदर वीडियो में युवक के बीच दनादन हाथापाई हो रही है, उससे ये वायरल हो गया। छोटी सी बात पर बढ़ा ये बवाल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। हापुड़ की ये घटना सिर्फ एक झगड़ा नहीं, उदाहरण है कि गुस्से को अगर काबू में न रखा जाए तो जरा सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिन भर की अहम खबरों के साथ ही महाभारत में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।